गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने नामकरण की ईजेड पद्धति को स्टार्ट किया था और उसके कुछ रूल्स देखे थे। ठीक है, जिसमें पहला रूल था कि सर्वप्रथम दिया आयनिक कार्बन परमाणु से परमाणु या समूह का क्या करते हैं, अनुक्रम के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, अगर दोनों परमाणु की उच्च अग्रता तथा वरीयता वाले परमाणु अगर एक ही दिशा में है, ठीक है, तो अथवा विपरीत दिशा में है, अगर एक दिशा में हो तो अपन उसको जेड नाम देते हैं और अगर विपरीत दिशा में तो ई नाम देते हैं। सेकंड था कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े परमाणु का अपन उसके परमाणु क्रमांक की तुलना के आधार पर क्या अरेंज करते हैं, मतलब जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा होता है उसको पहले लिखते हैं। तीसरा रूल है कि यदि यदि डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों समूह प्रथम परमाणु समान हो तो उनके द्वितीय परमाणु के परमाणु क्रमांक की तुलना करके अग्रता क्रम का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जैसे कि डबल बॉन्डेड से दोनों परमाणु जुड़े अगर समान है, मतलब जैसे यहाँ पर दे रखा है कि उदाहरण देखते हैं कि यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहाँ से नंबरिंग कैसे करनी है, मतलब ठीक है, तो उनके अपन क्या करेंगे, द्वितीय परमाणु के परमाणु क्रमांक की तुलना करके अग्रता का क्रम। तो फिर क्या करेंगे अपन, जो बाकी जो दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे अपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए कार्बन के यहाँ पर कितना है, 6 है यहाँ पर। ठीक है, जबकि Cl का कितना है, 17। तो अपन यहाँ से नंबरिंग देंगे, यहाँ पर से ये एक नंबर आएगा। ठीक है, फिर ये 2, 3 और 4। ठीक है, उपरोक्त उदाहरण में CH3 और CH3 CH2 में प्रथम परमाणु समान है, इसलिए द्वितीय परमाणु के परमाणु क्रमांक की तुलना करके अग्रता का निर्धारण करते हैं। CH3 के द्वितीय परमाणु ट्रिपल एच, जबकि CH3 CH2 में द्वितीय परमाणु क्या CHH है, अतः इन दोनों में प्रथम अग्रता वाला समूह CH3 CH2 होगा। ठीक है, अपन ने अब तक इन दो जो समान समूह की बात की थी पहले। ठीक है, अब अपन देखना है कि ये दो के अंदर पहले कौन आएगा। ठीक है, पहला दोनों के अंदर कार्बन परमाणु समान है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाकी क्या है, इससे जुड़े हुए बाकी सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, तो इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा हुआ इस पूरे का। ठीक है, तो इसका इनका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा, तो अपन इस कार्बन के लिए पहले इस सब्स्टिट्यूएंट को वरीयता देंगे। ठीक है, मतलब इसकी जो एटॉमिक वेट ज़्यादा है और इसका कम है। ठीक है, अतः दोनों में से प्रथम अग्रता वाला समूह CH से CH2 है, और यदि डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से एक ही तत्व के दो समूह जुड़े हो तो उनके द्रव्यमान परमाणु भारों की तुलना करके अधिक द्रव्यमान वाले संख्या को प्रथम अग्र वरीयता देते हैं। समूहों एवं परमाणु की अग्रता की विस्तृत जानकारी आपने पहले ही कर चुकी है। ठीक है, जैसे अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि कौन जेड है और कौन ई है। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 2 ब्यूटीन का एग्जाम्पल लें अगर अपन। ठीक है, तो 2 ब्यूटीन में देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन का सिस्टम है। ठीक है, इसमें CH3 है, इसमें भी CH3 है। ठीक है, इसमें H है, इसमें H है, मतलब दो समान परमाणु, एक कार्बन से जुड़े हुए दो समान परमाणु अगर एक ही दिशा में है, ठीक है, तो क्या हो गया ये Z2 ब्यूटेन। अगर यहाँ पर ये देखिए दोनों विपरीत दिशा में, तो हो गया क्या, ई ब्यूटेन। और अगर अपन इनमें से अगर एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करें, दो ही एटम है यहाँ पर एक जैसे हैं दो एटम। ठीक है, तो H की अपेक्षा CH3 का ज़्यादा है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं CH3 इज ग्रेटर देन H। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 1,2 डाइक्लोरोएथीन। ठीक है, अब इसमें देखिए 1,2 डाइक्लोरोएथीन के अंदर Cl, सबसे पहले तो Cl ऑलरेडी ज़्यादा है क्योंकि Cl का एटॉमिक वेट कितना होता है 7 की, जबकि H का होता है 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब उसके अब बाद में देखते हैं अपन जेड और ई फॉर्म। यहाँ पर Cl एक साइड में, ठीक है, जबकि यहाँ पर H एक साइड में। उसी प्रकार यहाँ पर Cl है वो क्या है, विपरीत दिशा में, यहाँ पर H विपरीत दिशा में। तो ये तो हो गई जेड फॉर्म और ये हो गई ई फॉर्म। ठीक है, उसी प्रकार अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें 1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन का। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन के अंदर अब देखिए ध्यान से कि नंबरिंग कैसे आएगी। सबसे पहले इस कार्बन की बात करेंगे, फिर इसकी बात करते हैं। ठीक है, इस कार्बन के अंदर किसका दोनों दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, 1 और 2। ठीक है, अब इन दोनों में से सबसे एटॉमिक वेट किसका ज़्यादा है, किसका है, सी का। तो अपन ने सी के ऊपर यहाँ क्या लगा दिया, स्टार, और लिख दिया CH3 इज ग्रेटर देन H। अब अपन बात करते हैं सेकेंड नंबर कार्बन की। सेकेंड नंबर कार्बन के अंदर क्या है, ब्रोमीन और Cl। ठीक है, दोनों में से एटॉमिक वेट ज़्यादा किसका है, ब्रोमीन का है। ठीक है, जबकि Cl का 17 है, इसका 35 है। ठीक है, तो अपन ने ब्रोमीन यहाँ लिख दिया, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन Cl। ठीक है, अब अपन जेड और ई की बात करते हैं। ठीक है, ये तो हुई मतलब बल्कि ग्रुप, दोनों कार्बन के जो हाई एटॉमिक वेट वाले, जैसे CH3 है पहले कार्बन पर बल्कि ग्रुप, और यहाँ पर Br है दूसरे वाले कार्बन पे।
अब दोनों कार्बन के बल्कि ग्रुप अगर एक ही साइड में है, ये देखिए, ठीक है, जबकि हल्के ग्रुप एक ही साइड में है, तो हो गई जेड फॉर्म, ठीक है। अगर दोनों ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित है, दो बल की ग्रुप हैवी बल की ग्रुप विपरीत दिशा में है, तो कौन सी फॉर्म हो गई? ई फॉर्म, ठीक है। अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट दे तो आपको सबसे पहले हेवी ग्रुप का पता लगाना है उस कार्बन से जुड़े हुए, और दूसरे वाले के हेवी ग्रुप का पता लगाना है, फिर उस हेवी ग्रुप की आप उनको पोजीशन देखनी है, ठीक है। अगर दोनों ही हायर एटॉमिक वेट वाले एटम एक ही साइड में है तो हो गया जेड फॉर्म, और अगर अलग-अलग दिशा में है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, तो हो गया क्या? ई फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2 क्लोरो 3 मेथिल 2 पेंटानोइक एसिड। इसमें अपन को सबसे पहले क्या लगाना है? एटॉमिक वेट का पता लगाना है कार्बन से जुड़े हुए, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए इस कार्बन का सबसे पहले अगर अपन देखें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। और अपन इसका देखते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन का अकेले का 70 है, जबकि यहाँ पर कार्बन का 6 ही है, ठीक है। ये पूरा एक सिंगल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये Cl का वैल्यू ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर दोनों बल की ग्रुप एक ही साइड में है तो क्या हो गई? जेड फॉर्म, और दोनों बल की ग्रुप अगर यहाँ पर विपरीत साइड दिशा में है तो क्या हो गई? ई फॉर्म, ठीक है। उसी प्रकार 3 मेथिल 1 3 डाई पेंटाडाइन की बात करें, ठीक है। 3 मेथिल 1 3 पेंटाडाइन में अगर अपन देखें तो इसमें इन दोनों में से किसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है? इस कार्बन से जुड़े होने के कारण CH3 का ज़्यादा है, तो CH3 यहाँ पर स्टार लगा दिया। इन दोनों में देखें, एक है CH डबल बॉन्ड CH2, एक है CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर एटॉमिक वेट देखें तो इसका ज़्यादा है, तो अपन ने स्टार लगा दिया। और दोनों बल की ग्रुप एक ही दिशा में है तो जेड फॉर्म, और दो बल की ग्रुप अगर एक विपरीत दिशा में है तो क्या हो गई? ई फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, स्वरूपण समवायता, ठीक है। क्या होती है देखते हैं कि यदि दो कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध हो तो उनके बीच मुक्त घूर्णन संभव होता है, ठीक है। फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है डबल सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, जबकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। ये अपन ने पहले चीज़ पढ़ ली थी। इस मुक्त घूर्णन के कारण ऐसे यौगिकों के अनेक विन्यास प्राप्त होते हैं। इन विन्यासों को अपन क्या कहते हैं? संरूपण या कन्फर्मेशन कहा जाता है। इस प्रकार की समवायता को अपन क्या कहते हैं? संरूपण समवायता कहते हैं। इन समरूपणों का स्थायित्व अधिक नहीं होता, ठीक है। स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन स्ट्रक्चर आइसोमेर पॉसिबल होते हैं, लेकिन वो आइसोमेर क्या होते हैं? स्टेबल नहीं होते। इन संरूपणों का ऊर्जा अंतर कितना होता है? 3 से लेकर 15 किलो कैलोरी पर मोल, बहुत कम होता है। तथा सामान्यतः पर ये एक दूसरे में तेजी से क्या बदलते रहते हैं, अतः सामान्यतः इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ये क्या एक रूप दूसरे रूप में कन्वर्ट होता रहेगा, ठीक है। तो अपन इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। संरूपक संरचनाओं का प्रदर्शन न्यूमैन प्रेक्षण और सुवास प्रेक्षण के बेसिस पे देखते हैं कि किसी अणु के विभिन्न संरूपणों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है न्यूमैन प्रेक्षण के आधार पर, दूसरा है सुवास प्रोजेक्शन के आधार पर। कि न्यूमैन प्रेक्षण में एक अणु को सीसी अक्ष के प्रति इस प्रकार से देखा जाता है कि एक कार्बन पूरी तरह से दूसरे कार्बन को ढक लेता है, ठीक है। एक कार्बन आगे वाले अपने 3 बंधों के साथ पूरी तरह दिखाई देता है, जबकि पीछे वाला कार्बन अपने 3 बंधों के साथ आंशिक रूप से दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ आगे वाले कार्बन को वृत्त के केंद्र द्वारा, वृत्त की परिधि द्वारा पीछे वाले कार्बन को दर्शाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि इनको जो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म है उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाला कार्बन है उसको तो अपन डायरेक्ट इस तरीके से दर्शा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कार्बन को अपने साथ में दर्शाना है तो पीछे वाला कार्बन को इस तरीके से दर्शा दें, मतलब वर्ग की परिधि है, ये पहले वाला कार्बन आ गया, ठीक है। तो एक कार्बन पीछे की तरफ ढक ढक जाता है, दूसरा कार्बन उसके ऊपर आ जाता है, इसलिए बनाए हुए कार्बन की वैलेंसी अपने को दिखाई देती है। स्वास सूत्र में अणु को कागज के तल के लंबवत सीसी बॉन्ड के अक्ष से थोड़ा हटकर दिखाया जाता है, ठीक है। ये तो था न्यूमैन का, ठीक है, ऊपर वाला। अगर अपन स्वहास प्रेक्षण की बात करें तो स्वहास प्रेक्षण में इस तरीके से दिखाई देते हैं, मतलब तीनों ही कार्बन कार्बन नहीं दिखाई देता, लेकिन उससे जुड़े हुए अपने को सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। ये मतलब पहले वाले कार्बन की तो ये हो गई, ठीक है, ऊपर की तरफ जो है। अब जो पीछे वाला कार्बन है, ठीक है, उसकी अगर अपन वैलेंसीज की बात करें, CH3 ये दोनों CH3 एक CH से दूसरे CH3 को यहाँ पर ढक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन दूसरे कार्बन को ढक रहा है, पीछे है वो कार्बन अपन को दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर अपन उसकी वैलेंसी की बात करें, ठीक है,
तो ये दूसरा वाला जो CH3 है पीछे की तरफ जो वैलेंसी दिखाई दे रही है, ये दूसरे वाले कार्बन की वैलेंसीज़ है। ठीक है? ये तो हुई संतुलित और ये हुआ ग्रसित। ठीक है? संतुलित का मतलब है दोनों के बीच में स्पष्ट फिक्स कौन होता है, जबकि जो ग्रसित है वो एक दूसरे के पास-पास होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन सोहार्स फॉर्मूले में अगर स्ट्रक्चर खोल कर देखें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ग्रसित फॉर्म होती है, ठीक है, मतलब जो हाइड्रोजन होते हैं उस दोनों के वो एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है, और अगर अपन सांतरित की बात करें, ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है, जैसे पहले वाले में एक हाइड्रोजन ऊपर है तो दूसरे वाले में दो हाइड्रोजन होंगे ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है कि अन्य स्वरूपन स्वरूप देखते हैं, ठीक है, कि किसी भी अणु के लिए निम्न अभिविन्यास से स्वरूपन संभव होते हैं। अब तक अपन ने सांतरिक ग्रसित की बात की, सौहार्स और न्यूमैन के प्रोजेक्शन के बेसिस पे अपन और कुछ फॉर्म देखते हैं कि कोई भी और कोई अगर मॉलिक्यूल है किस किस रूप में प्रेजेंट हो सकता है या फिर कौन सा कन्फर्मेशन उसका आइसोमर पॉसिबल होते हैं। पहला है कि ग्रसित रूप, इक्लिस्ट फॉर्म कहते हैं, जिसे इस स्वरूपन में आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन के ठीक सामने स्थित होते हैं, ठीक है। इसमें सभी समूह एक दूसरे के नज़दीक स्थित होते हैं और ये सर्वाधिक क्या होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे कम स्टेबल कन्फर्मेशनल आइसोमर कौन सा होगा, जो ग्रसित रूप होता है, ठीक है, वो सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं अपन स्टैगर्ड फॉर्म, जिसको अपन सांतरित रूप कहते हैं। इस फॉर्म में क्या होता है, देखिए कि इस रूप में आगे वाले कार्बन का परमाणु पीछे वाले कार्बन के प्रत्येक हाइड्रोजन के बीच रखा जाता है, ठीक है, मतलब ये इसके बीच में आ गया, ठीक है, ये इसके बीच में और ये इसके बीच में, ठीक है। तो अर्थात सारे हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या अधिकतम दूरी पर है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, देखते हैं अपन, ठीक है, सारे के सारे जो हाइड्रोजन है ये सर्वाधिक और ये स्वरूप सर्वाधिक स्थायी होता है, ठीक है। तो स्टैगर्ड फॉर्म तो सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल, जबकि अपन ने जो ग्रसित फॉर्म की बात की थी, इक्लिप्स की, वो सबसे कम स्टेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन विषमतलीय समरूपण, जिसे अपन गॉच या स्कू फॉर्म भी कहते हैं। ये समरूपण ग्रसित तथा सांतरित के बीच का होता है, ठीक है। जो ग्रसित फॉर्म और सांतरित के बीच के जो कन्फर्मेशन आइसोमर होते हैं वो कौन सी फॉर्म कहलाती है, गॉच फॉर्म कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एथेन के समरूपण, कन्फर्मेशन ऑफ एथेन, ठीक है। इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे और ये देखेंगे कि एथेन के अंदर कौन कौन से कन्फर्मेशनल आइसोमर पॉसिबल हैं, किस किस के कौन से स्टेबल होते हैं, कौन से अनस्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी कितनी होती है, कन्फर्मेशनल एनर्जी, ठीक है। इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।